अब कुछ एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट इज। लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो आपको याद होगा क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि लेटेंट हीट वो हीट है जो 1 किलो सब्सटेंस का लेटेंट हीट वो हीट है जो 1 किलो सब्सटेंस का फेज बदल दे, मतलब उसका स्टेट बदल दे। सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट कर दे और लिक्विड है तो गैस में कन्वर्ट कर दे, राइट। तो लेटेंट हीट वो हीट है, लेटेंट हीट वो हीट है जो किसी 1 किलो सब्सटेंस का फेज बदल दे, राइट। जैसे परफ्यूम जब आप अपने ऊपर छिड़कते हो तो क्या होता है, वो आपकी बॉडी की हीट को लेके उड़ जाता है, फेज बदल जाता है उसका। गिरा था लिक्विड लेकिन उसके बाद वो कौन से फेज में आ गया, गैसेस फेज में आ गया, तो कितना हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, दैट इज लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेटेंट हीट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और L इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन M, ये उसका फॉर्मूला है। L का मतलब लेटेंट हीट और डेल्टा क्यू का मतलब क्या होता है, हीट डिवाइडेड बाय M। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होगा, अब जरा देखिए फॉर्मूला, सॉरी डायमेंशन क्या होगा। न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग हीट, और नीचे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास। और आपको मालूम होगा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी के डायमेंशन होंगे वही इसके डायमेंशन भी होंगे। और एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, mL2T-2 डिवाइडेड बाय मास, और मास का डायमेंशन क्या है, m। तो अब आप एक चीज नोटिस करो, ये m कैंसिल और यहां से ये m कैंसिल, तो मिला क्या, तो मिला हमको m0L2T-2, m0L2T-2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब ये देखो, ये क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में 1987, MNR, CPMT 86, देखो IIT में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। IIT मतलब देखिए आजकल आप दो एग्जाम देख रहे हैं, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। पहले क्या होता था, जेई मेंस का नाम AI EEE था, AI EEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और जो जेई एडवांस था वो IIT के नाम से आता था। तो बेसिकली जेई एडवांस का क्वेश्चन आप बोल सकते हैं इसको। ओके, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। अब भाई कितनी बार ये एग्जाम में आ चुका है, एम्स के एग्जाम में आ चुका है, AFMC में आ चुका है ना, और इतनी बार द डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन क्या होंगे? तो सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है ग्रेविटेशन का, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हो सकता है आपके दिमाग में आए, बट सर मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मुझे तो 9th याद नहीं है, 10th भी याद नहीं मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम है, ये 12वीं के एंडिंग में आएगा, और ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी ये क्वेश्चन आ रखे हैं ना, ये सारे के सारे आप 11th और 12th में पढ़ोगे। तो ये जो फॉर्मूला है ग्रेविटेशन का, ये दोबारा आप पढ़ोगे क्लास 11th में, एक चैप्टर है ग्रेविटेशन करके, तो घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन मैं इसलिए उठा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन उतने भी मुश्किल नहीं होते हैं ये, जितना हम ट्रीट करके चलते हैं कि एंट्रेंस है तो पता नहीं क्या है, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब सवाल पूछा गया है कि यहां पर ये जो G है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये देखिए ये जो G है इसका डायमेंशन क्या होगा। तो क्या होगा, देखिए लेफ्ट साइड में है फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2। फोर्स का क्या होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। उसके बाद ये देखिए यहां पे G को G रखते हैं, m1 क्या है, मास, m2 भी क्या है, मास, तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि m1 भी मास रिप्रेजेंट कर रहा है, m2 भी, तो m इंटू m, m स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो r क्या है, लेंथ है, तो लेंथ स्क्वायर। अब इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, राइट। तो क्या होगा जी, होगा यहां पर ये बन जाएगा m1 L1 T-2 इंटू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, और ये किसके डायमेंशन है, ये G के डायमेंशन है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं m का पावर 2 और ये m का पावर 1, 2 पर चल जाएगा तो -1, तो यहां से हट जाएगा ये -1, l का पावर 2, l का पावर 1, ये हो जाएगा 3। तो क्या निकल के आया, तो निकल के आया m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2, m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2। दैट मीन्स राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। तो सेकंड का बी आंसर है, करेक्ट, इजी है। अगला क्वेश्चन,
द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एंगुलर वेलोसिटी इज, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो पहले भी बता चुका हूं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 2 पाई अपॉन टी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अपॉन टी। अब 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, कांस्टेंट है वो, डिवाइड बाय टी। टी क्या है? टी इज द टाइम, तो इसका मतलब इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा? m0 l0 t माइनस 1, m0 l0 t माइनस 1। सो द राइट ऑप्शन इज ए। देखो ये AFMC एम्स में पूछा गया है ना। So the right option is A. Next question. Dimensional formula for angular momentum is, angular momentum का dimensional formula क्या है? तो एक बात ध्यान में रखिए, जब भी हम बोलते हैं मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन अगर, अच्छा देखो, मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कौन सा वाला मोमेंटम है? इसे कहा जाता है लीनियर मोमेंटम। दिस इज लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लेकिन अगर कोई बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो उसको L से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका फॉर्मूला होता है mv और r अटैच कर दो, एक चीज और अटैच कर दो r, तो ये होता है एंगुलर मोमेंटम। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? तो L इक्वल टू, सॉरी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा? m का मतलब मास, m1 वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? L टू द पावर 1 t माइनस 1, और रेडियस मतलब क्या? L का पावर 1। तो ओवरऑल सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा? m1 l2 t माइनस 1, m1 l2 t माइनस 1। सो व्हाट इज द राइट ऑप्शन? m1 l2 t माइनस 1, m1 l2 t माइनस 1, दैट मीन्स राइट ऑप्शन इज बी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, राइट ऑप्शन इज बी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इंपल्स इज, इंपल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? वैसे मैं आपको बता दूं कि जो इंपल्स होता है, इंपल्स, इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। अभी अभी बताया था कि मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम में जो चेंज है, अल्टीमेटली यूनिट तो उसकी वही रहेगी जो मोमेंटम की रहती है, और मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या? kg, दैट मींस डायमेंशन क्या? m1, और वेलोसिटी क्या? l1 t माइनस 1। तो इंपल्स क्या होगा? m1 l1 t माइनस 1, m1 l1 t माइनस 1। तो बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। खैर ये पढ़ोगे आप आगे आने वाले चैप्टर्स में, फिलहाल के लिए मैं मोटा मोटा बता देता हूं आपको। देखिए क्या होता है, एक होते हैं फ्लूइड्स और एक होते हैं सॉलिड। फ्लूइड की खासियत होती है फ्लो करना, फ्लूइड फ्लो करते हैं, और जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। अब देखो सॉलिड तो रबड़ भी है और सॉलिड लोहा भी है, तो दोनों के सॉलिडिटी में कुछ तो फर्क है। तो ये जो सॉलिडिटी होती है ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी से पता चलती है, एक फ्लूइडिटी और एक रिजिडिटी। फ्लूइडिटी मतलब बहने की बातें की जा रही है, और रिजिडिटी का मतलब ठोस बने की। इसका मतलब जिसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ज्यादा होगा, जिसका मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट होगा। मतलब रबर का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कम होता है एंड लोहे का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ज्यादा है। मतलब लोहा ज्यादा रिजिड है, अड़ियल, लोहा ज्यादा अड़ियल है, लेकिन रबर कम अड़ियल है। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से शो किया जाता है, दिस इज द सिंबल फॉर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है? तो शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। अब ये शेयरिंग वेयरिंग जो है वो सब तो बाद में देख लेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना समझो, ये जो स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस, स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में आप कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहे हो, खींचाओ, बेसिकली प्रेशर बोल सकते हो, ठीक है, प्रेशर। तो स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन मतलब डायमेंशन में कितना बदलाव आया वर्सेस ओरिजिनल डायमेंशन क्या है। अब हो सकता है कि मैंने इसको खींचा तो इसकी लंबाई में बदलाव आया, हो सकता है मैंने किसी चीज को ऐसा करके मारा और वो चपटा हो गया तो उसके एरिया में बदलाव आया, हो सकता है मैंने किसी चीज को ऐसा दबाया तो उसके वॉल्यूम में बदलाव आया, तो कुछ भी हो सकता है ये। तो बेसिकली ये होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन।
तो हो सकता है ये डेल्टा L बाई एल हो सकता है ये डेल्टा A बाई ए हो सकता है ये डेल्टा V बाई वी हो। खैर उतना एडवांस में नहीं जाएंगे, वो तो जब ये चैप्टर आएगा तब तो हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेस का मतलब कितना खिंचाव आपने दिया है, कितना खिंचाव, कितना तनाव, कितना प्रेशर आपने दिया है, वो स्ट्रेस होता है। नाम से ही समझ में आ रहा होगा स्ट्रेस, कितना खिंचाव दे रहे हैं। और स्ट्रेन का मतलब होता है कि उसके कॉन्फ़िगरेशन में कितना बदलाव आया ओरिजिनल के मुकाबले। ठीक है, तो अब देखिए इसकी यूनिट क्या होगी। तो देखो ईटा, न्यूमरेटर क्या है फोर्स। अच्छा, इस फॉर्मूले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, F बाई ए इंटू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चल जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए, फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, m1 l1 t माइनस 1। एरिया का क्या होता है L2, है कि नहीं। एरिया का डायमेंशन क्या होता है L टू द पावर 2 इंटू ये क्या है लेंथ, तो लेंथ का क्या होगा L1 और डिनोमिनेटर क्या है डेल्टा L, ये भी तो L1 होगा। इससे ये कैंसिल हो गया कैंसिल। उसके बाद L का पावर 2 और ऊपर 1, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। तो इसका मतलब जो यहाँ पर निकल के आ रहा है दैट इज m1 L का पावर -1 t का पावर -1, m1 L का पावर -1 t का पावर -1। ओके, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, गड़बड़ है सॉरी। फोर्स m1 L1 t -2 होता है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। दिस इज t -2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस विल बी 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन्स m1 L -1 t -2, m1 L -1 t -2। तो राइट ऑप्शन इज डी, राइट ऑप्शन इज डी। ठीक है, ये जो एग्जाम है, ये जो क्वेश्चन है, ये आईटी में भी पूछा गया है 1982 में। क्वेश्चन इजी है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता ना होता तो आपका आंसर भी ना आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट इज। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। आगे चल के आप एक चीज पढ़ोगे कि एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज h म्यू। किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो h म्यू के बराबर होती है। फोटोन मतलब क्या, देखो कोई भी चीज जो लाइट एमिट कर रही है, सपोज ये ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट से क्या हो रही है, रोशनी आपकी तरफ आ रही है। रोशनी मतलब क्या क्या आ रहा है आपकी तरफ, तो याद रखो ट्यूबलाइट से फोटोन आ रहे हैं। फोटोन मतलब लाइट के पार्टिकल्स, फोटोन मतलब क्या, लाइट के पार्टिकल। इस तरीके से ये फोटोन है, वेव्स हैं ये छोटी छोटी भी, ठीक है, दीज आर द पैकेट, इनको फोटॉन्स बोला जाता है। जो लाइट बहुत ज्यादा इंटेंसिटी वाली है, बहुत रोशनी दे रही है, उसका मतलब उससे ज्यादा फोटोन आ रहे हैं, और जो लाइट थोड़ी डिम है उससे कम फोटॉन्स आ रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये जो फोटोन है इनकी एनर्जी होती है h म्यू। E का मतलब है एनर्जी, यहां पर म्यू रिप्रेजेंट करता है फ्रीक्वेंसी एंड h रिप्रेजेंट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट क्यों है जरा इसका भी समझ लीजिए, क्योंकि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। क्योंकि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे गामा रेस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। अल्ट्रावायलेट रेस फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है। अल्ट्रावायलेट एक्स रेस जितनी उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। अब जैसे एक एग्जांपल के लिए, एक गन है आपके पास, ऐसा फायर करते हैं ठाई, फिर 2-3 सेकंड बाद ठाई, फिर 2-3 सेकंड बाद। अब एक बड़ा सा कोई जानवर आ रहा है, कोई भालू आ रहा है आपकी तरफ, एक फायर आप ऐसे करो धाए, फिर दूसरा ढाई, फिर तीसरा ढाई, तो हो सकता है वो आपके ऊपर झपट भी जाए इतनी देर में। लेकिन वही AK-47 ले लो, ले धन 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 करके जो फायर करता है तो 1 सेकंड में 3 गोली मार दी उसने। तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो भालू आपके ऊपर अटैक कर दे, क्योंकि जितनी देर में वो वहां से आएगा आप उसके शरीर में 30 गोलियां डाल चुके होंगे, राइट। हाँ, तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती है एनर्जी उतनी ही ज्यादा होती है, राइट। तो सवाल है कि इस प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। तो भाई बात तो वही हो गई कि H इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी का डायमेंशन क्या, तो एनर्जी का डायमेंशन होता है m1 L2 t -2, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है t का पावर -1। तो यहां से -1 कैंसिल और यहां से ये हो जाएगा -1,
ठीक है, तो क्या बना m1 l2 t माइनस वन, m1 l2 t माइनस वन, m1 l2 t माइनस वन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगेन देखो आईआईटी में पूछा गया है, जेईई एडवांस, राइट, और कितने सारे मेडिकल उसमें पूछा गया एग्जामिनेशन में, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ द फॉलोइंग द ओनली पेयर दैट डज नॉट हैव आइडेंटिकल डायमेंशन, इनमें से कौन से ऐसे पेयर्स है जिनके डायमेंशन सेम नहीं है, जिनके डायमेंशन सेम नहीं है। आपको पता होगा जैसे कि वर्क एंड टॉर्क, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, डायमेंशन सेम है इसके बारे में तो स्टडी कर चुके हैं, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इंपल्स एंड मोमेंटम, अभी अभी आपको मैंने बताया था इंपल्स इज व्हाट, चेंज इन मोमेंटम, तो जो डायमेंशन मोमेंटम के होंगे वही इंपल्स के होंगे, तो ये भी आंसर नहीं है। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम जरा देखो क्या निकाला था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, एंगुलर मोमेंटम, हाँ ये देखिए एंगुलर मोमेंटम क्या था, m1 l2 t माइनस वन, m1 l2 t माइनस वन, तो हाँ m1 l2 t माइनस वन, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या निकाला था, m1 l2 t माइनस वन, m1 l2 t माइनस वन, तो देखो इनके भी डायमेंशन सेम है, मतलब ए भी अपना ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बी होगा, द राइट ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आप रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, ठीक है, और मोमेंट ऑफ फोर्स ये भी आप रोटेशनल वाले चैप्टर में पढ़ोगे, काफी डीपली पढ़ोगे। तो चार में से तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, इसका मतलब बी वाला विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशंस यूनिट ऑफ, प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो किससे मेल खाता है, एनर्जी से, वर्क से, लीनियर मोमेंटम से या एंगुलर मोमेंटम से। तो प्लैंक्स कांस्टेंट को लेकर के मैंने आपको क्या बताया था, एनर्जी इक्वल टू एच म्यू, तो एच क्या हो जाता है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, बराबर, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये जो एनर्जी है इसको मैं वर्क भी बोल सकता हूं, इसको मैं वर्क भी बोल सकता हूं, तो वर्क अपॉन फ्रीक्वेंसी, वर्क अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कोई अगर आपको बोले कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है, क्या ये एनर्जी वाला डायमेंशन है, जी नहीं, एनर्जी वाला डायमेंशन नहीं है। क्यों, क्योंकि प्लैंक्स कांस्टेंट वर्क बाय फ्रीक्वेंसी है, तो वर्क ही तो एनर्जी है, इसको अगर मैं वर्क की जगह इसको एनर्जी भी बोलूं तो एक ही बात है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट वर्क बाय फ्रीक्वेंसी है या फिर एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी, तो प्योर एनर्जी तो नहीं है, वर्क नहीं भाई, प्योर वर्क भी नहीं है। अब दो चीज आ जाती है, या तो लीनियर मोमेंटम आता है या तो एंगुलर मोमेंटम आता है कि नहीं। अब थोड़ी देर पहले जो हमने प्लैंक्स कांस्टेंट का जो ये निकाला था m1 l2 t माइनस वन, ये डायमेंशन निकाला था हमने h का, m1 l2 t माइनस वन, ये प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन है। एक बार लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन देख लेते हैं। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, तो मास हो गया m1, वेलोसिटी हो गया l1 t माइनस वन kg मीटर पर सेकेंड। क्या ये दोनों मैच खा रहे हैं, नहीं यार ये तो मैच नहीं खा रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, तो kg मीटर पर सेकेंड एंड l का पावर 1, इसका मतलब m1 l2 t का पावर माइनस वन। यस, तो d इज द राइट ऑप्शन। वैसे भी जब पहले तीन नहीं है तो चौथा इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन किसका डायमेंशन है, ये एंगुलर मोमेंटम का है। क्लियर, डन ना। देखिए ये भी कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इज, तो क्या बताया था आपको,
टॉर्क का डायमेंशन वही होता है जो वर्क का होता है, m1 L2 T माइनस 2। अब इन्होंने आगे पीछे कर दिया, m1 L2 T माइनस 2, ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आर। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये समझिए विस्कोसिटी क्या होता है। ये लिक्विड के लिए इस्तेमाल होता है। विस्कोसिटी इज बेसिकली लिक्विड फ्रिक्शन। जिन लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है, इसका मतलब उनके अंदर लिक्विड फ्रिक्शन ज्यादा है, और जिनके अंदर फ्रिक्शन ज्यादा है वो इजीली मूव नहीं कर पाते। आप ऐसा समझिए जैसे पेन है, पेन और इस जमीन के बीच में अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो मैं इसको मूव करने की कोशिश करूंगा, ये मूव नहीं होगा इजीली। लेकिन अगर फ्रिक्शन कम है तो इजीली मूव कर जाएगा। अगर मान लो मुझे फ्रिक्शन कम करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पाउडर डाल दूंगा। पाउडर डालने के बाद फिर मैंने इस पेन को रखा और स्लिप कर रहा हूं तो बड़ी आसानी से स्लिप हो गया। तो जिस तरीके से सॉलिड में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, उसी तरीके से लिक्विड में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। तो विस्कोसिटी इज लिक्विड फ्रिक्शन। तो जिन लिक्विड का विस्कोसिटी ज्यादा होता है वो इजीली मूव नहीं कर पाते, और जिनका विस्कोसिटी कम होता है वो इजीली मूव कर पाते हैं। अब अगर मैं बोलूं पानी और हनी, पानी और हनी, इन दोनों में से किसका विस्कोसिटी ज्यादा है? तो हनी का ज्यादा है। क्यों? ऐसा फ्लो करवाने की कोशिश करो, ऐसा गिराओ, पानी फट से नीचे गिर जाएगा, फ्लो कर जाएगा हाई स्पीड में। लेकिन हनी जाएगा धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो याद रखना विस्कोसिटी जो है वो होता है लिक्विड फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको हम लोग ईटा से दिखाते हैं। हाँ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को भी इससे दिखाते हैं और विस्कोसिटी को भी इससे दिखाते हैं। एनीवेज, किसको किससे भी दिखाओ क्या फर्क पड़ता है। तो फॉर्मूला है एक जो आगे चल करके आप पढ़ोगे चैप्टर में, फोर्स इज इक्वल टू ईटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है फोर्स का। फोर्स क्या लगेगा? अच्छा, इसमें एक और चीज है, ईटा इंटू ए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। होता क्या है कि जब भी लिक्विड फ्लो करता है ना, वो लेयर के ऊपर लेयर फ्लो करता है। तो एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में जो वेलोसिटी है वो डेल्टा वी रिप्रेजेंट कर रहा है। दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ए इज द एरिया ऑफ द लेयर एंड एफ इज द फोर्स। एनीवेज, यहां पर ये जो है ईटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसी का डायमेंशन निकालने को बोला है, तो इसके डायमेंशन क्या होंगे? तो देखिए लेफ्ट साइड में एफ है, डेल्टा एक्स उधर चल जाएगा, एफ डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय ए डेल्टा वी नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसके डायमेंशंस निकालते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेल्टा एक्स क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा? एल होगा, डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर होगा। और वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। कुछ कर सकता है? यस, ये एल स्क्वायर कैंसिल, यहाँ एल कैंसिल और यहाँ एल कैंसिल। तो ईटा का डायमेंशन क्या निकल के आया? m का पावर 1, एल जब L1 जब ऊपर आएगा तो l का पावर -1। यहाँ पे t का पावर -2 है, यहाँ t का पावर -1 है, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ -1 हो जाएगा, t का पावर -1। m1 l -1 t का पावर -1, m1 l -1 t का पावर -1। तो इसका ऑप्शन है सी वाला। ठीक है, द राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है ना। याद रखना बच्चे लोग, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जो भी आपका आंसर आया है उसको पीछे से चेक करना मत भूलना। ठीक है, बिना चेक किए आगे बढ़ोगे तो हो सकता है कहीं पर कोई गलती हो गई हो तो पता नहीं चलेगा। इसलिए आप नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ उसके बाद मैं भी आंसर चेक कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया और रैंडमली ऐसा टिक कर दिया। ठीक है, तो चेक करके ही आगे बढ़ना, बिना चेक किए आगे मत बढ़ना। अगेन देखो ये क्वेश्चन कहाँ आया है? AIEEE में आया, दैट मीन जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये। उस टाइम पे AIEEE होता था, अब तो इसको जेईई मेंस बोलते हैं। देखो ये मेडिकल में भी आया हुआ क्वेश्चन है और कितनी बार ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। आइडेंटिफाई करना है किस पेयर का डायमेंशन इक्वल है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए है।
क्योंकि फोर्स एंड वर्क सेम नहीं होते हैं, फोर्स एंड स्ट्रेस भी सेम नहीं होते, क्योंकि फोर्स तो फोर्स है, स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया होता है, तो ये सेम नहीं है। स्ट्रेस एंड एनर्जी, तो स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और एनर्जी तो कोई अलग ही चीज है, तो ये भी नहीं है, तो राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का डायमेंशन किसके बराबर होगा, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहां पर बोल रखा है कि द डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, वॉल्यूम थोड़ी होता है। दूसरा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट, अच्छा न्यूमरेटर में एनर्जी बोल रहा है और डिनोमिनेटर में क्या बोल रहा है, वॉल्यूम, तो डिनोमिनेटर एरिया है, इसको वॉल्यूम कैसे किया जाए, इसमें आप लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी लेंथ मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया, वॉल्यूम, और न्यूमरेटर देखो फोर्स इंटू लेंथ, आपको याद होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट लेंथ क्या, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, तो क्या ये चीज वर्क डन है, अच्छा इसी को क्या मैं एनर्जी बोल सकता हूं, यस, एनर्जी बाय वॉल्यूम, है ना, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। फोर्स आंसर हो नहीं सकता क्योंकि प्रेशर फोर्स के बराबर थोड़ी होता है और प्रेशर एनर्जी भी नहीं होता, तो द राइट ऑप्शन इज बी। वैसे भी मैंने आपको एक चीज बताया था कि जहां पर भी पीवी लिखा हो इसका मतलब क्या है, वो एनर्जी है, वो एनर्जी है, तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो गया, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, प्रेशर क्या हो गया, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन, यस दैट्स करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द टू हैव सेम डायमेंशन, इनमें से किसके डायमेंशन सेम होंगे, किसके डायमेंशन सेम होंगे, फोर्स एंड स्ट्रेन के, फोर्स एंड स्ट्रेस के, एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के, एनर्जी एंड स्ट्रेन के। तो जैसे मैंने आपको बताया फोर्स तो भाई खिंचाव है, और स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन मतलब एक ऑब्जेक्ट था आपने उसको खींच के परमानेंटली चौड़ा कर दिया, तो हम बोल सकते हैं कि उसमें स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन आ गया मतलब परमानेंटली खींच के, लोग बोलते हैं ना गर्दन में स्ट्रेन आ गया, अरे भाई कुछ ऐसा हुआ, झटका पड़ा होगा कि वो ऐसे ही हो गया, स्ट्रेन ही आ गया उसमें, है ना। तो फोर्स और स्ट्रेन सेम नहीं हो सकता, क्योंकि स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाई एल, जबकि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये दोनों तो सेम नहीं हो सकता। फोर्स एंड स्ट्रेस भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, या यूं बोलो कि फोर्स एफ है अगर, तो स्ट्रेस एफ बाई ए होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये भी सही नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी, अच्छा जी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2 पाई अपॉन टी होता है, क्योंकि 2 पाई के डायमेंशन होते नहीं है, तो इसीलिए इसका डायमेंशन क्या निकल के आया, टी का पावर -1। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाई टाइम पीरियड, और इसका डायमेंशन भी क्या निकल के आया, टी का पावर -1, दैट मींस सी इज द राइट ऑप्शन, सी सही ऑप्शन है। एनर्जी एंड स्ट्रेन भी सेम नहीं होते, क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी है और स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल बाई, क्लियर, तो राइट ऑप्शन इज सी। ये देखिए ये AIEEE में आ रखा क्वेश्चन है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ये भी AIEEE में आ रखा था, इसके पहला वाला जो क्वेश्चन था ये भी AIEEE में आ रखा था, राइट। तो क्वेश्चन जो बनते हैं बहुत ही इजी बनते हैं, बस ये है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट उनका पता होना चाहिए, ऑलराइट।